प्यारे बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन टॉपिक फिनिश हो गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है फ्रिक्शन टॉपिक। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हर जगह जितने भी सरफेस हम लोग पढ़े थे वो सब के सब स्मूथ सरफेस होते थे, लेकिन इस टॉपिक में, फ्रिक्शन टॉपिक में, हर जगह अब रफ सरफेस की बेटा बात करेंगे। कहीं भी सरफेस स्मूथ नहीं होगा, रफ सरफेस होगा। कहीं किसी रफ सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा है, उसको अगर खींचा जाता है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन उसके जस्ट अपोजिट लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू म्यू इंटू आर। म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर इज नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिंग फोर्स होता है जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। कभी कभी अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में भी फ्रिक्शनल फोर्स लग जाता है, कभी कभी उसके अपोजिट भी लगता है। यही समझना पड़ता है थोड़ा फ्रिक्शन के बारे में। तो अब बेटा अब हम हर जगह हम लोग अब रफ सरफेस की बात करेंगे। अभी तक हर जगह हम लोग स्मूथ सरफेस की बात करते थे, अब हर जगह बेटा हम लोग किसकी बात करेंगे? रफ सरफेस। इसमें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद से 3 स्पेशल केसेस पढ़े जाएंगे। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, 3 केस में टॉपिक फिनिश होगा, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। देखो, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर बॉडी का मोशन, फिर इंक्लाइंड रफ सरफेस पे बॉडी का मोशन ऐसे इंक्लाइंड होगा, फिर वर्टिकल रफ सरफेस पे बॉडी का मोशन। 3 प्रकार का रफ सरफेस हम लोग को पढ़ना होगा। देखो, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और वर्टिकल, 3 प्रकार के रफ सरफेसेस हम लोग को बेटा पढ़ने हैं। जैसे ये एक रफ सरफेस है, स्मूथ नहीं है, यह है रफ, और ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है। इस पे अगर इधर फोर्स लगाया जाएगा, देखो यह है अप्लाइड फोर्स, अगर इधर फोर्स लगाएंगे तो इधर मोशन की टेंडेंसी बनेगी। तो इस ब्लॉक और सरफेस के बीच फ्रिक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगा, मोशन के जस्ट अपोजिट यहां लगेगा फ्रिक्शन। यही है को फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स 2 बॉडीज के बीच मोशन का अपोज नहीं करता है, याद रखना। 2 बॉडीज के बीच रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जैसे रफ सरफेस से किसी बॉडी को तुम खींच रहे हो तो वह मोशन का अपोज करेगा, क्योंकि दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो आगे बढ़ने से फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी को रोकेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। जिस सरफेस पे ब्लॉक को रख के तुम खींच रहे हो, वो सरफेस अगर फ्री हो तो ऊपर वाले ब्लॉक को अगर तुम खींचोगे तो नीचे वाला भी सरफेस चल देगा आगे की तरफ, नीचे वाला सिस्टम भी आगे की तरफ चल देगा, कि अगर वो फ्री है तो। यानी दोनों के बीच किसका अपोज करेगा? रिलेटिव मोशन का अपोज कर देगा। रिलेटिव मोशन का बेटा क्या करेगा? अपोज करेगा। तो इट ऑलवेज अपोजेस, देख रहे हो, इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन 2 बॉडीज। 2 बॉडीज के बीच रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इट्स direction will be in opposite direction of applied force।
अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, अप्लाइड फोर्स को कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहां बता दिया। ये अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन तभी लगेगा जब मोशन की टेंडेंसी होगी, जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा। ऐसे ब्लॉक रखा हो सरफेस पे तो क्यों लगेगा फ्रिक्शन? मोशन की टेंडेंसी जब बनेगी तब फ्रिक्शन क्रिएट होगा। फोर्स बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। जब बॉडी जस्ट मोशन के कंडीशन में होगा उसमें बॉडी पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाएगा। ठीक है, नाउ बेटा ये ब्लॉक है, इसका मास m है, रफ सरफेस है, ये अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शन लग रहा है। मान लो ब्लॉक इधर चल दिया, मान लो फोर्स लगाने से ब्लॉक इधर चल दिया, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा? आराम से बना सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन होगा अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देख लो इक्वेशन इस तरह से बनेगा रफ सरफेस पर। ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू एम इंटू ए। कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस तरह से देखो इसका इक्वेशन बनेगा। अब जैसे कॉन्सेप्ट देखो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये रोड है, रोड पर सरफेस पर हम लोग अगर चलते हैं, आगे की तरफ अगर चलते हैं, मैन अगर आगे की तरफ चलता है, ऐसे आगे की तरफ चल रहा है, तो पूछता है कि अगर मैन कोई रोड पे चल रहा है तो उस मैन के फुट यानी पैर और रोड के बीच फ्रिक्शन किधर काम करेगा। तो जिसको आइडिया नहीं होगा वो कहेगा मैन आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन उसके पैर और रोड के बीच फ्रिक्शन पीछे काम करेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग रोड पे चलते हैं तो फ्रिक्शन हम लोगों के फुट और रोड के बीच फ्रिक्शन आगे काम करता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग आगे चलते हैं तो पैर को पीछे की तरफ पुश करते हैं। जब ऐसा हम आगे चलेंगे तो पैर को पीछे, ग्राउंड को पीछे दबाएंगे, पीछे फोर्स लगाएंगे, और जब ग्राउंड को पीछे फोर्स लगाते हैं तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे लगता है, याद रखना। इफ ए मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड देन फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन फुट ऑफ द मैन एंड रोड एक्ट ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगता है। क्यों? क्योंकि अप्लाइड फोर्स किधर होता है? पीछे होता है। हम लोग आगे चलते हैं तो पीछे की तरफ फोर्स लगा के ग्राउंड को पुश करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा? तो जैसे मैन है, ये मैन आगे चल रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है मैन, तो ये क्या करेगा? अपने पैर से, ये बेटा अपने पैर से इस ग्राउंड को पीछे की तरफ फोर्स लगा के पुश करेगा। फोर्स पीछे लगाएगा तब आगे चले। इसलिए परफेक्टली अगर स्मूथ सरफेस अगर है, परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, तो वहां पर हम लोग एक कदम ही आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तुरंत स्लिप कर जाएंगे, फोर्स लगा ही नहीं पाएंगे परफेक्टली स्मूथ सरफेस पे। कहीं कहीं देखते हो जैसे कोई फील्ड है, उसमें बरसात के सीजन में पानी लगा है तो उसमें काई जम जाता है, उस पर तुम अगर चलो तो एक कदम आगे नहीं बढ़ोगे, अगर बढ़ाने का प्रयास करोगे तुरंत गिर पड़ोगे, क्योंकि फोर्स तुम लगा ही नहीं पाओगे। तो ये देखो पीछे की तरफ फोर्स जब लगाता है, मोशन इधर कर रहा है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ काम करता है, इधर लगता है बेटा फ्रिक्शन। और जिसको आइडिया नहीं होगा वो कहेगा मैन आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। नहीं, फ्रिक्शन आगे लगता है। ये देख लो। सेकेंड, ऐसे साइकिल के केस में होता है।
अगर साइकिल हम लोग चलाते हैं, साइकिल को पैडलिंग करते हैं, साइकिल को चलाते हुए अगर हम लोग चल रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है कि पैडल का कनेक्शन चेन से होता है और चेन का कनेक्शन पीछे वाले व्हील से होता है। पीछे वाले व्हील को बोलते हैं रियर व्हील, आगे वाले व्हील को बोलता है फ्रंट व्हील। चेन से कनेक्शन आगे वाले व्हील का नहीं होता है, पीछे वाले व्हील से चेन का कनेक्शन होता है। तो जब हम लोग पैडल चलाते हैं तो चेन पीछे वाले व्हील से कनेक्ट होता है, तो पीछे वाला व्हील क्या करता है, पीछे ग्राउंड को पुश करता है। और जब पीछे वाला व्हील पीछे ग्राउंड को पुश करता है तो ऐसे में पीछे वाले व्हील पर फ्रिक्शन आगे काम करता है और आगे वाला व्हील फ्री मोशन करता है, जिसके वजह से आगे वाले व्हील पे फ्रिक्शन पीछे काम करता है। तो अगर साइकिल को हम लोग चला रहे हैं, पैडलिंग द साइकिल, साइकिल के जब पैडल को हम लोग चलाते हैं तो याद रखना आगे वाले व्हील पर फ्रिक्शन पीछे लगता है, पीछे वाले व्हील पे फ्रिक्शन आगे लगता है। बस इतनी सी बात है, जस्ट अपोजिट आंसर। क्यों पीछे वाले पे आगे लगेगा? क्योंकि पीछे वाले जैसा हम लोग आगे चल रहे हैं तो ग्राउंड को पीछे पुश कर रहे हैं, उसी तरह से बेटा जब साइकिल चलता है तो पीछे वाला व्हील ग्राउंड को पीछे पुश करता है, इसलिए पीछे वाले व्हील पे फ्रिक्शन आगे लगता है। लेकिन आगे वाला व्हील फ्री मोशन करता है, वो ग्राउंड को पीछे पुश नहीं करता, वो पीछे वाले व्हील के ही हेल्प से आगे बढ़ता है, इसलिए उसमें फ्रिक्शन पीछे काम करता है। यह भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये साइकिल है, बाइसिकल, ये ग्राउंड है, ये बाइसिकल के स्पोक्स हैं, एक सिंपल सा डायग्राम साइकिल का। ये बन गया बाइसिकल, यहीं पे पैडल होता है इसका। अब देखो इसका कनेक्शन किससे होता है, पीछे वाले व्हील से होता है, चेन से। ठीक बेटा, ये साइकिल है, साइकिल के इधर मोशन है, इसके पैडल को चलाया जा रहा है। जब बेटा इसके पैडल को हम लोग चलाएंगे तो ये कहलाता है देखो फ्रंट व्हील, ये फ्रंट व्हील है, आगे वाला व्हील है, आगे वाला पहिया है, और इसको बोलते हैं पीछे वाला पहिया, रियर व्हील। देख रहे हो? तो होता क्या है कि देखो पैडल को जब हम लोग चलाएंगे, पैडल को, तो ये चेन चलेगा, तो चेन पीछे वाले व्हील से कनेक्ट है, तो ये पीछे वाले व्हील को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। पीछे वाला व्हील आगे तभी बढ़ेगा जब पीछे एक फोर्स लगाएगा, इस कॉन्सेप्ट से। देख रहे हो? ये पीछे एक क्या करता है, ये व्हील पीछे एक फोर्स लगाता है, अप्लाइड फोर्स कैपिटल F लगाता है। ध्यान दो, ये फ्रिक्शन नहीं है। जब इधर फोर्स लगता है तो इस पे फ्रिक्शन देखो बेटा आगे लगता है, पीछे वाले व्हील पे फ्रिक्शन आगे, और ये फ्री मोशन करता है, ये पीछे कोई फोर्स नहीं लगाता है ग्राउंड को, इसलिए फ्रिक्शन इसके मोशन का अपोज करता है, इसलिए आगे वाले व्हील पे फ्रिक्शन बेटा पीछे काम करता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि अगर साइकिल पे कोई बैठा हो और उसके पैडल को चला रहा हो, बाइसिकल इज पैडल्ड, उसके पैडल को चलाया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आगे वाले व्हील पे फ्रिक्शन पीछे लगता है और पीछे वाले व्हील पे फ्रिक्शन आगे लगता है। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से एक सॉल्व हो रहा है। तो इन केस ऑफ bicycle
इन केस ऑफ बाइसिकल फॉर इट्स पेडल्ड कंडीशन, पेडल्ड कंडीशन मतलब जब इसके पॉडल को लगातार चलाया जा रहा हो, उस समय जो फ्रिक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किस पर बेटा? ऑन द रियर व्हील और ऑन द फ्रंट व्हील। रियर व्हील, पीछे वाले व्हील पे फ्रिक्शन किधर काम करेगा? आगे। और आगे वाले व्हील पे फ्रिक्शन किधर काम करेगा? पीछे। तो रियर व्हील पर जो फ्रिक्शन होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फ्रंट व्हील, आगे वाले व्हील पे फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यह है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ये फ्रिक्शन का 2 थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। बाकी फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगा। इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना है तो अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दो। इससे इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया था। ठीक है। और ये थोड़ा सा थ्योरी है कि अगर मैन अगर रोड पे चल रहा है तो जिधर चलता है उसी डायरेक्शन में उसके पैर और रोड के बीच फ्रिक्शन काम करता है। साइकिल के केस में, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, तो ऐसे में जब उसके पैडल का कंडीशन होता है, पैडल को चलाया जाता है, मतलब फ्री मोशन ना कर रहा हो, तो पीछे वाले व्हील पे फ्रिक्शन आगे काम करता है और आगे वाले व्हील पे फ्रिक्शन पीछे काम करता है। इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा फ्रिक्शन का फॉर्मूला देखते हैं, एक जनरल फॉर्मूला जो हर जगह यूज होगा। अगेन ये रफ सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन स्पेशल केस में 3 स्पेशल केस पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और वर्टिकल। ये बेटा ब्लॉक, ये हो गया अप्लाइड फोर्स, ये हो गया mg, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो वेट के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। इधर अप्लाइड फोर्स होगा तो इधर फ्रिक्शन होगा, तो बेटा ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देख लो, फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ही वेट ज्यादा होगा बॉडी का, फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा लगेगा। वेट ज्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा। लेकिन वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग कंडीशन में चेंज हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के बराबर नहीं होता। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब इंक्लाइन प्लेन पे आ जाओ तो भाई mg अलग हो जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन वहां mg cos थीटा हो जाएगा। इसलिए याद रखना कि फ्रिक्शनल फोर्स mg के एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना करके फ्रिक्शनल फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। देखो, फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट लिखेंगे। कांस्टेंट क्या होगा बेटा? म्यू इंटू आर। ये देख लो, फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये जनरल फॉर्मूला है फ्रिक्शनल फोर्स का, यही पूरे टॉपिक में यूज होगा। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। हियर आर इज नॉर्मल रिएक्शन, F इज फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका यूनिट होगा न्यूटन। क्यों? ये भी एक फोर्स है तो इसका यूनिट बेटा न्यूटन होगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज फोर्स
तो ये जनरल फॉर्मूला है, हर जगह यही यूज होगा, लेकिन अलग अलग स्पेशल केस में अलग अलग सरफेस पर यही नॉर्मल रिएक्शन बेटा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। यही फ्रिक्शनल फोर्स का जनरल फॉर्मूला है, हर जगह यही यूज होगा। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉडी ऑन द रफ सरफेस। इसलिए म्यू इज इक्वल टू, देख लो, म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देख लो, ये होगा यूनिटलेस, क्योंकि ये भी न्यूटन यूनिटलेस, और क्या होगा, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब M0 L0 T0, यूनिटलेस डायमेंशनलेस, क्योंकि ये भी न्यूटन। म्यू को कहता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस का नेचर कैसा है। म्यू इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। म्यू जो होता है बेटा सरफेस के नेचर पे डिपेंड होता है। परफेक्टली स्मूथ सरफेस अगर है तो म्यू का वैल्यू 0 होगा, फ्रिक्शन लगेगा नहीं। परफेक्टली रफ सरफेस है, उसे होता नहीं है, लेकिन परफेक्टली रफ सरफेस माने तो म्यू का वैल्यू 1 होगा। और जनरली जो नॉर्मल सरफेस होते हैं वहां म्यू का वैल्यू 1 से कम और 0 से ज्यादा होता है। तो कहीं भी देखो क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू देता है 0.4, 0.5, 0.6, 1 से कम, 0 से ज्यादा होता है। तो क्या कहेंगे, इट इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। ये सरफेस के नेचर पर डिपेंड है, देख लो। इट इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। फॉर परफेक्टली स्मूथ सरफेस म्यू इज इक्वल टू 0, फॉर परफेक्टली रफ सरफेस म्यू इज इक्वल टू 1। फॉर परफेक्टली स्मूथ सरफेस के लिए म्यू का वैल्यू बेटा 0 होता है। फॉर परफेक्टली रफ सरफेस म्यू इज इक्वल टू 1 होता है। हैंस प्रैक्टिकली म्यू का वैल्यू 1 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा। म्यू देखा जाए तो 1 और 0 के बीच लाई करता है। कहीं भी म्यू का वैल्यू 1 नहीं दिया रहता है, कहीं म्यू का वैल्यू 0 नहीं दिया रहता है। म्यू का वैल्यू 0.5, 0.6, 0.7 ऐसा वैल्यू दिया रहता है। तो यहां हमने म्यू के बारे में देखो बता दिया। म्यू तो इस टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का नाम लेंगे हम लोग। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हर जगह कहेंगे। और फ्रिक्शनल फोर्स का जनरल फॉर्मूला मिल गया, F इक्वल टू म्यू आर। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। सिंपल सा फॉर्मूला, यही याद रखना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखना है। Again,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है टोटल नॉर्मल रिएक्शन, जिसको एस से इंडिकेट करते हैं, एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको बेटा लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। देखो नया कॉन्सेप्ट, टोटल नॉर्मल रिएक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। टोटल नॉर्मल रिएक्शन रफ सरफेस पर बनता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा रफ सरफेस के लिए होता है, जहां म्यू होगा वहां लैम्डा होगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस टॉपिक में। हेडिंग लिखो तब तक इसको। अभी डायग्राम से पता चल जाएगा लैम्डा क्या होता है और एस क्या होता है। बेटा ये रफ सरफेस है, लिखें चाहे ना लिखें भाई, रफ फ्रिक्शन टॉपिक चल रहा है तो रफ सरफेस होगा। और ये एक ब्लॉक है, ये बेटा होगा अप्लाइड फोर्स, इधर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स से लगता यहां है, लेकिन हम यहां दिखा दे रहे हैं, बस ये दिखा रहे हैं, मतलब बैक डायरेक्शन फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन मतलब यहां लगेगा, ये हो जाएगा mg और ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। याद रखना, देखो ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये क्या है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का बेटा जो रिजल्टेंट होता है, देख लो, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा उसी को बोला जाता है टोटल नॉर्मल रिएक्शन। तो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, यही होता है बेटा टोटल नॉर्मल रिएक्शन। इसी को देखो टोटल नॉर्मल रिएक्शन एस से इंडिकेट करते हैं। और टोटल नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा। यानी अगर रफ सरफेस ना हो के स्मूथ सरफेस हो तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनेगा। जब टोटल नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनेगा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं बनेगा। एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड टोटल नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर एस हम लोग को फाइंड करना है, बताओ टोटल नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, तो इन दोनों का 90 डिग्री पे रिजल्टेंट ले लेना है। लैम्डा फाइंड करना है तो tan लैम्डा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, ये यहां से लैम्डा फाइंड हो जाता है। तो देख रहे हो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड frictional force is known as total normal reaction। टोटल नॉर्मल रिएक्शन जो S होगा, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर रिजल्टेंट रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से फाइंड करते हैं, इसलिए टोटल नॉर्मल रिएक्शन S इज इक्वल टू रूट ओवर, देखो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा एफ स्क्वायर। और नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया आर स्क्वायर और एफ इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर, अभी पढ़े हो, देखो इसका होल स्क्वायर हो गया, एफ का स्थान पे म्यू आर, दैट इज एस इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ गया, दैट इज यहां से देखो टोटल नॉर्मल रिएक्शन आर आ गया रूट के बाहर, रूट ओवर 1 प्लस ये टोटल नॉर्मल रिएक्शन होता है। डायरेक्ट रटना नहीं है, मतलब मेथड जाना है कि टोटल नॉर्मल रिएक्शन देखो फाइंड कैसे करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का बेटा रिजल्टेंट अगर फाइंड कर ले तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है।
अब अगर लैम्डा फाइंड करना है तो लैम्डा किसके किसके बीच एंगल होता है? टोटल नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल क्या होता है बेटा? लैम्डा। एंगल बिटवीन टोटल नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। देखो, एंगल बिटवीन टोटल नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, टोटल नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज लैम्डा, इज कॉल्ड और नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा। अब अगर लैम्डा फाइंड करना है तो यहां से फाइंड कर लो ना। देखो tan लैम्डा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में ये कितना है? ये f है। देखो ये f है तो ये भी f होगा और बेस में r होगा। देखो ये f, ये वाला f और बेस में ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो हो जाएगा बेटा, देखो ये परपेंडिकुलर है में फ्रिक्शन, ये वाला वैल्यू यहाँ आएगा अपॉन बेस में हो गया r, f के स्थान पर हो गया म्यू r अपॉन r इज इक्वल टू म्यू। तो कितना अच्छा रिजल्ट। इसका मतलब tan लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? म्यू। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये होता है। इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। यही कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन या इसी को बोलेंगे फ्रिक्शन एंगल। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, इफ फॉर ए सरफेस, किसी सरफेस के लिए म्यू इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड आउट angle of friction for that surface। तो इसके लिए बेटा कहते हैं कि tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 और 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री। देख रहे हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना आ गया? 30 डिग्री। इसका मतलब बेटा अगर म्यू का वैल्यू पता हो, देखो म्यू का वैल्यू अगर तुम जानते हो तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। लैम्डा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स म्यू। तो देख रहे हो आज हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया, फ्रिक्शन टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज देखो कितना कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हमने बताया और आज सारे बेसिक फॉर्मूला हमने बता दिया। इसमें जब स्पेशल केस स्टार्ट होगा तो अलग अलग केसेस भाई हम लोग को पढ़ना रहेगा, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और वर्टिकल, 3 स्पेशल केस हम लोग को पढ़ने रहेंगे। ठीक है। तो आज तुमने क्या पढ़ा कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है,
फ्रिक्शनल फोर्स दो बॉडीज के बीच रिलेटिव मोशन का क्या करता है बेटा, अपोज करता है। बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स दो बॉडीज के बीच रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का अपोज नहीं करता है। इसलिए किसी अगर रफ सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा है और रफ सरफेस फ्री हो मोशन करने के लिए, तुम ब्लॉक को खींचो तो रफ सरफेस में नीचे वाला चल देगा साथ में। इसलिए ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख करके जब क्वेश्चंस डेवलप होते हैं तो ऊपर वाले ब्लॉक को फोर्स लगाता है और नीचे वाले ब्लॉक एक्सेलरेशन पूछ देता है, तो फ्रिक्शन ही नीचे वाले ब्लॉक को चला देता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी को चलाता भी है, फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी को रोकता भी है, फ्रिक्शनल फोर्स ही बॉडी को मोड़ता भी है। फ्रिक्शन ना रहे तो बॉडी मुड़ेगा नहीं, फ्रिक्शन ना रहे तो बॉडी चलेगा नहीं, फ्रिक्शन ना रहे तो बॉडी रुकेगा नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन इज एविल नेसेसिटीज। जो फ्रिक्शन होता है वो एविल नेसेसिटी कहा जाता है। फ्रिक्शन अच्छी भी बात है, फ्रिक्शन खराब भी बात है। और फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्मॉल f इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। हियर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू लाइज बिटवीन 1 and 0। फॉर परफेक्टली स्मूथ सरफेस म्यू इक्वल टू 0, फॉर परफेक्टली रफ सरफेस म्यू इक्वल टू 1। म्यू का वैल्यू 1 और 0 के बीच लाई करता है। उसके बाद से दो कॉन्सेप्ट और पढ़ लिए, टोटल नॉर्मल रिएक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। टोटल नॉर्मल रिएक्शन बेटा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट होता है। ये अगर पता है तो रिजल्टेंट 90 डिग्री पे फाइंड कर लो और उसके बाद से tan लैम्डा इक्वल टू म्यू याद रखो। अगर म्यू का वैल्यू दिया है तो लैम्डा फाइंड कर सकते हो, लैम्डा दिया है तो म्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे एंगल दे दे कहे म्यू का वैल्यू फाइंड करो, म्यू दे दे एंगल फाइंड करो, तो देखो इस फॉर्मूले से म्यू दे करके एंगल पूछ सकता है, एंगल दे करके म्यू पूछ सकता है। ये फ्रिक्शन एंगल फाइंड करना है तो tan इनवर्स म्यू से देखो फ्रिक्शन एंगल आ गया। tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू देखो 30 डिग्री होता है। तो आज देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आज पढ़ लिए, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन किधर लगता है, फ्रिक्शन का यूनिट न्यूटन होता है, F इक्वल टू म्यू इनटू R होता है, और टोटल नॉर्मल रिएक्शन F और R का रिजल्टेंट होगा। और एक कॉन्सेप्ट ये भी तुमने पढ़ लिया। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ये सब बताएंगे, ग्राफ इसका प्लॉट कराएंगे, तब इस पे स्टार्ट कर देंगे बेटा क्वेश्चन। तो उधर पुली का केस हमने बताया, न्यूटन मोशन में सारे सरफेस वहाँ स्मूथ थे। लिफ्ट का केस हमने बताया, उधर इम्पल्स का कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ये सब न्यूटन्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके। जो 5 नंबर टॉपिक था ये मैकेनिक्स का बेटा 6 नंबर टॉपिक अब स्टार्ट हो चुका है। इसमें फ्रिक्शन में भी आज हमने कई कॉन्सेप्ट बता दिया। अब अगले टर्न पर स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ग्राफ बता के फिर इस पे बेटा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।